हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरकने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर व्हिच इज डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन द लास्ट चैप्टर व्हिच इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, सो फर्स्ट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। हमें पता है इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सो बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स हमने लिया, लेकिन यहाँ हम कुछ ऐड करते हैं सी एंड दिस सी इज कॉल्ड इनडेफिनाइट कांस्टेंट। इनडेफिनाइट कांस्टेंट और क्या बोलते हैं इसे? कांस्टेंट ऑफ, यस, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो ये सी क्या है, ये क्या कंसेप्ट है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये हमने ऑलरेडी बेसिक हमारा जो वीडियो था इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन उसमें देखा है। लेकिन यहाँ एक चीज होती है, सी की वैल्यू वैरी होती है। डेफिनेटली हम बता नहीं सकते कि यही सी है, ये एक ही सी की वैल्यू है, ऐसा हम नहीं बता सकते। दैट्स व्हाई सी इज कॉल्ड इनडेफिनाइट कांस्टेंट एंड द इंटीग्रेशन इज कॉल्ड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। एक बात आपको फिक्स याद ही रखना है कि इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सी आता है। ओके, सो डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ऐसा भी आप बोल सकते हो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन इज कॉल्ड डेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या चेंज है? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वो तो है, यहाँ चेंज है ए टू बी, ऐसा हमने लिखा है। तो ये ए क्या है? वेयर ए इज लोअर लिमिट, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड दिस बी इज कॉल्ड व्हाट? अपर लिमिट। ओके, यह वो बेस पे है तो इसे लोअर लिमिट बोलते हैं, ये टॉप पे है तो इसे अपर लिमिट बोलते हैं। तो दिस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड डेफिनाइट इंटीग्रेशन वेयर दिस ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो आपका क्वेश्चन होगा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डेफिनाइट इंटीग्रेशन में क्या चेंज होता है? तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में सी होता है, ये पहली बात है। और दूसरी बात, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? sin x होता है। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में वेरिएबल इंटीग्रल होता है और डेफिनाइट इंटीग्रल में प्योर नंबर आता है, फिक्स नंबर, यहाँ वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है मैम? देखो, इसके लिए हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस, इसकी वैल्यू क्या होती है ये हमें देखना है। देखो, इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिया है हमने? जी ऑफ एक्स प्लस सी, देन के बाद जो आएगा वो इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्या होगा? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये कहां से आया है ये तो हमें देखना है। देखो, पहले यहाँ सी था लेकिन यहाँ से सी निकल गया है, कैसे हुआ मैम? ठीक है, देख लेते हैं सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, आप सिंपली देख सकते हो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? जी ऑफ एक्स प्लस सी। आपने यहाँ कैसे लिखा? देखो, ये भी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन है ना, इसे इग्नोर करो आप दोनों। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने लिख दिया। अब हम लिमिट्स लिख देते हैं फ्रॉम ए टू बी। ओके, विच इज इक्वल टू, फर्स्ट आपको अपर लिमिट पुट करना है, मींस हम क्या लिखेंगे? एक्स की जगह पे बी पुट करना है। जी ऑफ बी, ये सी तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। ओके, देन टेक मिडिल साइन इज माइनस एंड पुट नाउ लोअर लिमिट, एक्स की जगह पे ए पुट करना है। जी ऑफ ए, यहाँ कुछ चेंज होगा नहीं, सी इज अ कांस्टेंट, सो एज इट इज, व्हिच इज इक्वल टू जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी।
plus c minus c get cancel, so which is equal to g of b minus g of a, and यही तो हमें लिखना है। लेकिन क्या किया है एक्चुअली, जैसे हम इनडेफिनेट में इंटीग्रेशन लेते हैं सेम वैसा ही इंटीग्रेशन हमें लेना है। सो एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, जी ऑफ एक्स को। चेंज सिर्फ आपको इतना करना है, जब आप इंटीग्रेशन लोगे तब फर्स्ट आपको अपर लिमिट पुट करना है। देखो x की जगह पे हमने क्या पुट किया है b, देन मिडिल साइन इज माइनस, एंड देन x की जगह पे हमने क्या लिया है a लिया है। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, ऐसा तो लिखना है, लेकिन फिर बाद में हमें पुट करने हैं लिमिट्स। फर्स्ट अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमें मिलेगा g ऑफ b, देन टेक मिडिल साइन माइनस एंड देन ओके। तो ये रही वैल्यू हमारे डेफिनाइट इंटीग्रल की, बट ये हमने कैसे देखा, मैथमेटिकली। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ये भी हम देखेंगे। Our definite integral is integration of f of x from a to b. कौन है ये? This is our definite integral या फिर integration, कुछ भी बोलो। This is our definite integral. Okay. तो इसका अब हमें देखना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग और डेफिनाइट इंटीग्रल, इसे और क्या बोलते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम, लिमिट ऑफ लेट एफ ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे हमने फंक्शन कंटिन्यूअस किया है। ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, देख लेते हैं। देखो, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, एंड नाउ ओरिजिन। ठीक है, क्या किया है हमने, फंक्शन लिया है। So suppose this is our function y is equal to f of x। ये फंक्शन आपको कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है या नहीं? यस, देखो यहाँ से कर्व स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक एंड हुआ है, बीच में कहाँ कट हुआ है या ब्रेक हुआ है? नहीं। So that's why y is equal to f of x is our continuous function. Okay, draw perpendicular to x axis। यहाँ से हमने perpendicular डाल दिया। Suppose this point q and this is point q, यहां से भी हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू a। देखो ना, कहां से कहां तक है, क्लोज्ड इंटरवल a टू b, तो ये हमारा होगा x इज इक्वल टू यहां तक। ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x फ्रॉम a टू b मींस क्या है, एरिया अंडर द कर्व। अंडर मींस कर्व के नीचे का जो पोर्शन होता है, एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय, किसने बाउंड किया है, एक्स एक्सिस को। तो हमारा इंटीग्रल क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये हमारी कर्व है ना, बाउंडेड बाय किसने बाउंड किया है, x एक्सिस, एंड लिमिट्स क्या है उसके, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। मींस ये जो पोर्शन है इसका हमें एरिया निकालना है, और वो जो एरिया होगा वो हमारी होगी डेफिनाइट इंटीग्रल की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन है कि ये जो पोर्शन है इसका एरिया हमें कैसे निकालना है। देखो, मैं यहाँ पैरेलल स्ट्रिप्स डाल रही हूँ, दिस इज फर्स्ट, देन सेकंड, ऑन लाइक दिस। पेपर को आपको ये मीनिंग नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता चाहिए इसलिए बताइए। ठीक है, ये स्ट्रिप्स एक दूसरे को पैरेलल है, इसका मतलब यहाँ वो कैसी है,
परपेंडिकुलर हर स्ट्रिप, ठीक है। तो देखो अगर आप अच्छी तरह से देखो तो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, ये सब रेक्टेंगल से। कोई बोला मैम ये जो साइड होती है यही ऊपर चाहिए ना रेक्टेंगल की, तो यहाँ तो प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है, यहाँ तो नहीं है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। देखो सपोज देखो ये रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन तो कट हुआ ना, ठीक है, वो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। देखो ये कटा हुआ पोर्शन यहाँ ऐड हो चुका है, तो ये भी रेक्टेंगल के फॉर्म में आ चुका है, ये भी रेक्टेंगल के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। सपोज इससे बोल देते हैं x0, दिस इज कॉल्ड x0, देन x1, x2, x3, x4, ऐसे करते करते यहाँ xr-1, दिस इज xr, एंड ऐसा करते करते ये लास्ट का xn बोल दिया। तो आप बोलेंगे मैम ये स्ट्रिप्स हमने यहाँ क्यों निकाली है? क्योंकि हमें ये जो पोर्शन है शेडेड पोर्शन, इसका एरिया निकालना है। डायरेक्टली तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, जैसे सर्कल के लिए, स्क्वायर के लिए, ट्रायंगल के लिए होता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन यहाँ तो फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हमने ये पैरेलल स्ट्रिप्स यहाँ कंस्ट्रक्ट की है। तो यहाँ रेक्टेंगल फॉर्म हो रहे हैं, और रेक्टेंगल का तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओके। सो दैट्स व्हाई देखो ये P पॉइंट हम यहाँ निकाल सकते हैं। P पॉइंट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है a, अगर हम यहाँ a पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, y कोऑर्डिनेट f ऑफ a, सो पॉइंट P इज a f ऑफ a। सिमिलरली q हमें क्या मिलेगा, b, f ऑफ b, ओके। P पॉइंट भी हमें मिला है, q पॉइंट भी हमें मिला है, ठीक है। तो अब देखो अगर ये हमारा रेक्टेंगल है, ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है, तो उसकी ये क्या हुई, विड्थ, ओके। तो हमें अब कौन फाइंड आउट करना है, लेंथ। लेंथ मींस उसे हम हाइट भी बोल सकते हैं, ओके। तो सपोज मैं इसको नाम नीचे दे रही हूँ, ये है हमारा T1, सिमिलरली दिस इज हाइट है, ओके। लेंथ भी आप बोल सकते हो, दिस इज आवर T2, लाइक दिस, ऐसा करते करते ये जो है ना, दिस इज आवर TR, ओके। सो ये रहा T1, ये रहा T2, परपेंडिकुलर हमने डाला है, अप टू सो ऑन TR। लेकिन हाइट होती है मींस ये कौन सा कोऑर्डिनेट होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट। तो हाइट को हम क्या बोलेंगे यार, f ऑफ TR। ये TR जो है तो ये पॉइंट x एक्सिस का है, लेकिन हमारी हाइट क्या होगी, f ऑफ TR होगी, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, f ऑफ a। यहाँ देखो f ऑफ b, तो इसका मतलब हाइट हमारी क्या हुई, f ऑफ T1। इसके लिए हाइट क्या है हमारी, f ऑफ T1, ये सेकंड क्या है, f ऑफ T2, ऐसे करते करते यहाँ हाइट क्या है, f ऑफ TR। और एक बात आपको बतानी है, ये जो हमने स्ट्रिप्स यहाँ पैरेलल निकाली, ये कितनी निकालनी है मैम, 1 2 3 4 5 100 कितनी निकालनी है, देखो डिवाइड क्लोज इंटरवल AB इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स, डिवाइड इंटरवल AB इनटू n इक्वल सब इंटरवल्स। n इंटरवल्स में मींस n रेक्टेंगल्स हमने फॉर्म किए, ठीक है। तो अब क्या करना है, देखो अगर आप अच्छी तरह से देखो तो फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए ये हमारी विड्थ होगी, मींस क्या होगा, विड्थ। फर्स्ट के लिए क्या होगा, x1 माइनस x0, सेकेंड रेक्टेंगल के लिए x2 माइनस x1, थर्ड रेक्टेंगल के लिए x3 माइनस x1, ओके, अप टू सो ऑन। जो ये हमारा आर्थ रेक्टेंगल है इसकी विड्थ क्या होगी, अप टू सो ऑन xr माइनस xr माइनस 1 एंड अप टू सो ऑन। एंड यहाँ हम r ले सकते हैं, r runs from 1 2 3 up to n तक, क्योंकि कितने इंटरवल्स हैं हमारे पास, n इंटरवल्स हैं, so r runs from 1 to n। तो ये हमारी क्या हुई, विड्थ हुई, तो उसे हम नाम देते हैं डेल्टा 1, इसे डेल्टा 1 बोल देते हैं, देन डेल्टा 2, डेल्टा 3 अप टू सो ऑन डेल्टा r width of given rectangle। ये क्या हुई, width, where r is equal to 1 2 up to n, width हमें मिली, ओके। तो हाइट क्या होगी हर रेक्टेंगल के लिए, एंड f of T1 then f of T2 up to so on f of TR are lengths
लेंथ भी बोल सकते हो, आर लेंथ ऑफ गिवन रेक्टेंगल्स। अगेन आर इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n। तो देखो हमें विड्थ भी मिली है एंड लेंथ भी मिली है हर रेक्टेंगल के लिए। तो अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ईच रेक्टेंगल का एरिया। Therefore, integration of f of x from a to b is equal to, क्या बोला है हमने, एरिया अंडर द कर्व का अंडर का जो पोर्शन है इसका हमें निकालना है एरिया। तो क्या करना है, जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या होगा, वो डेल्टा 1 f of t1। सेकंड रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, डेल्टा 2 f of 2 अप टू सो ऑन डेल्टा n f of t। फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ अप टू सो ऑन n तक हमने लिया, ठीक है। सो अगर हम ये समेशन फॉर्म में लिखें तो डेल्टा r इनटू f of tr वेयर r runs from 1 to n। समेशन ले सकते हैं ना हम फर्स्ट सेकंड अप टू सो ऑन n तक। सो समेशन डेल्टा f of tr वेयर r runs from 1 to n, then summation of delta r into f of tr where r runs from n to n। तो ये रहा सब रेक्टेंगल्स का एरिया का सम। ओके, सो लेट इसे हम Sn बोल देते हैं। Sn is equal to summation of delta r into f of tr where r runs from 1 to n। ओके, तो अब यहाँ हमने क्या किया है, हमारा जो इंटरवल है वो n सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है। देखो क्लोज इंटरवल ए भी n इंटरवल्स में डिवाइड किया है, इससे ज्यादा भी हम कर सकते हैं। इसका मतलब n की वैल्यू हमें बढ़ानी है। बढ़ानी है मींस क्या करना है, टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी एंड देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मींस Sn। यहां हमें n टेंड्स टू इंफिनिटी लेना है। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn मींस क्या है, सम ऑफ दीज एरियाज। ओके, व्हिच इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम a to b। लेकिन मैम सम एंड इंटीग्रेशन दोनों इक्विवेलेंट कैसा होता है, क्योंकि टू इंटीग्रेट मींस टू फाइंड सम ऑफ, ये दोनों इक्विवेलेंट है। हम इंटीग्रेट करते हैं इसका मतलब हम क्या फाइंड करते हैं, सम फाइंड आउट करते हैं। इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू हमें मिला है हमारा डेफिनाइट इंटीग्रल। ओके, तो ये जस्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको पता होना चाहिए इसलिए बताया है, लेकिन हमारी फिक्स डेफिनेशन ऑलरेडी है। इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम a to b क्या होता है, g of b माइनस g of a। मींस अपर लिमिट हमें पुट करना है एंड लोअर लिमिट हमें पुट करना है। सो डेफिनाइट इंटीग्रल एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रल में क्या चेंज होता है, इनडेफिनाइट इंटीग्रल में c होता है, ये पहली बात। और दूसरी बात, इनडेफिनाइट इंटीग्रल में वेरिएबल्स होते हैं, sin x cos x, देखो x दिखाई दे रहा है। बट डेफिनाइट इंटीग्रल में फिक्स नंबर होता है, 1 2 3 500 200 3/2 कुछ भी हो। तो दोनों अलग है, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। एक्चुअली डेफिनाइट इंटीग्रल में 8 प्रॉपर्टीज है, उसमें से एक प्रॉपर्टी 100% बोर्ड के लिए 4 मार्क्स के लिए आने वाली है। कौन सी है, कौन सी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, जब टीचिंग करूंगी तब आपको बता दूंगी। नाउ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर्टीज भी पेपर के लिए पूछे जा सकती है और इस पे एग्जांपल भी होता है। नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम a to a which is equal to, बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम a to a is equal to 0 मींस जब लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सेम होता है तब इंटीग्रल क्या आता है आपका, 0 आता है। एग्जांपल में अगर आपको दिखाई दे लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सेम है, आप डायरेक्टली आंसर 0 लिख सकते हो, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x सपोज is equal to g of x plus c। f of x का इंटीग्रेशन क्या कंसीडर किया है हमने, g of x plus c। therefore integration of f of x from a to a which is equal to, देखो f of x का इंटीग्रेशन क्या है,
जी ऑफ एक्स प्लस सी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट विच इज इक्वल टू, फर्स्ट हम कौन पुट करेंगे, अपर लिमिट जी ऑफ ए प्लस सी, ठीक है, मिडिल साइन इज माइनस अगेन जी ऑफ ए प्लस सी, देखो जी ऑफ ए प्लस सी, जी ऑफ ए प्लस सी, प्लस माइनस गेट कैंसिल विच इज इक्वल टू 0। तो एक बात आपको यहाँ याद रखनी है, अगर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट सेम होता हो तो इंटीग्रल डायरेक्टली क्या होगा, 0। नाउ सेकंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम बी टू ए। दोनों सेम कैसे हो सकते हैं, ए टू बी एंड बी टू ए, ये सेम नहीं, इसमें चेंज क्या होगा, माइनस साइन। तो ये प्रॉपर्टी क्या बताती है मैम, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट अगर आप चेंज करते हो, देखो लोअर लिमिट की जगह पे मैंने अपर लिमिट पुट किया है, अपर लिमिट की जगह पे लोअर लिमिट पुट किया है, अगर आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट चेंज करते हो तो इंटीग्रेशन में क्या चेंज होता है, माइनस साइन आता है। ओके, देख लेते हैं, लेट अगेन इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस सी, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f of x from a to b which is equal to f of x का इंटीग्रेशन क्या है, g of x plus c from a to b। ओके, ये c क्या हो जाता है, कैंसल, जो मिलता है वो डायरेक्टली लिख देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया। ओके, सो गिव दिस इक्वेशन एज अ फर्स्ट, हमने ये फाइंड आउट किया, अब हम ये फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x from b to a, और इसे हमें क्या देना है, माइनस साइन विच इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज बाहर आएगा। देखो f of x का इंटीग्रेशन g of x प्लस c, वेयर लिमिट फ्रॉम b to a विच इज इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज आएगा, फर्स्ट अपर लिमिट पुट करेंगे, हमें मिलेगा g of a, ये c तो कैंसिल होने वाला है, ये मैं नहीं लिख रही, माइनस देन g of b, ठीक है, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम b to a, और यहाँ क्या है, माइनस साइन which is equal to, this negative negative becomes positive, so g of b minus g of a give equation number second। अब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख सकते हो, सेम नहीं है, g of b minus g of a, g of b minus g of a, अगर RHS इक्वल है तो इसका मतलब LHS भी क्या होगी, इक्वल, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 की LHS क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f of x from a to b is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of x from b to a, बट यहाँ चेंज क्या है, माइनस साइन। तो सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है, जब आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में इंटरचेंज करते हो तो इंटीग्रल की वैल्यू तो वही होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, और ऑलरेडी निगेटिव है तो वो पॉजिटिव होगा। सो द नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ f of x from a to b is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of t from a to b। क्या चेंज दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल t है, बस इतना ही चेंज है। आप इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज कर सकते हो, x की जगह पे t, आपको जो वेरिएबल चाहिए वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो देख लेते हैं, लेट इंटीग्रेशन ऑफ f of x इज इक्वल टू क्या लेना है, g of x प्लस c। ओके, देयरफॉर फर्स्ट ये कंसीडर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x फ्रॉम a to b इज इक्वल टू f of x का इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, g of x प्लस c फ्रॉम a to b, सो विच इज इक्वल टू, c तो कैंसिल होने वाला है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ g of b माइनस g of a, गिव दिस इक्वेशन एज नंबर फर्स्ट। अब हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं, उससे पहले देखो, अगर f of x का इंटीग्रेशन g of x है तो f of t का इंटीग्रेशन क्या होगा, यस g of t, एंड इंटीग्रेशन ऑफ f of t इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस व्हाट वी गेट, g of t प्लस c, ठीक है। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f of t फ्रॉम a to b which is equal to क्या है, g of t plus c, and where limits from a to
विच इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, क्योंकि प्लस सी एंड माइनस सी तो कैंसिल होने वाला है. सो गिव दिस इक्वेशन एज नंबर 2. अब आप 1 एंड 2 देख सकते हो, ऐसा सेम है जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. अगर आरएचएस इक्वल है तो इक्वेशन 1 एंड 2 की एलएचएस भी कैसे होगी, इक्वल. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी फ्रॉम ए टू बी. तो इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रल में हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं. देखो x की जगह पे हमने क्या लिया है, t लिया है. ठीक है. देन नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम सी टू. ये सी कहां से लाया है हमने, where a less than c less than b. हाँ, आपको एक और बात बतानी है, जब हम इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b लेते हैं ना, तो यहाँ आपको याद भी रखना है a क्या होता है, लेस देन b. a is strictly less than b. ओके, तो देखो a एंड b, a तो लेस है b से, लेकिन उनके बीच में c एक नंबर है. c lies between a and b such that integration of f of x from a to b ये हमने स्प्लिट किया है. हम कैसा लिख सकते हैं, a to c, देखो a to c प्लस c to b. इंटीग्रल हमने सेपरेट किया है, यह हम उसे क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी हम कैसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम सी टू बी. देखो ये कॉमन है सी. ओके, बट ये कब हो सकता है, जब सी ए एंड बी के बीच में हो. ओके, इसका प्रूफ देख लेते हैं. लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, जी ऑफ एक्स प्लस. फर्स्ट हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम a to b which is equal to g of x plus c from a to b and which is equal to g of b minus g of a. ठीक है, give this equation as a number first. now ये फाइंड आउट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f of x from a to c which is equal to f of x का इंटीग्रेशन g of x plus c, where limit from a to c, ये c और ये c अलग है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ये लिमिट है. तो क्या मिलेगा हमें, फर्स्ट हम अपर लिमिट पुट करेंगे g ऑफ c देन माइनस g ऑफ a एंड नाउ ये फाइंड आउट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x फ्रॉम c to b which is equal to क्या है इंटीग्रेशन, g of x plus c, where limit from c to b, therefore what do we get, g of b minus g of c. ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये भी फाइंड आउट कर लिया है, इसकी हम क्या लेंगे, एडिशन. सो हम कंसीडर कर रहे हैं आरएचएस. क्या है आरएचएस हमारी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम सी टू बी. ए टू सी क्या वैल्यू मिली है हमें, g of c माइनस g of a एंड इसकी वैल्यू क्या मिली है, g of b माइनस g of c. g of c गेट कैंसिल, क्या बचा है, which is equal to, देखो g of b पॉजिटिव है तो पहले लिख देते हैं g of b माइनस g of a. ओके, एंड कॉल दिस इंटीग्रल एज 2. बट ये हमारी कौन है, RHS. अब आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख सकते हो. इक्वेशन फर्स्ट देखो g of b माइनस g of a एंड इक्वेशन सेकंड g of b माइनस g of a. इसका मतलब LHS is equal to RHS. So from 1 and 2 मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, LHS is equal to RHS. तो ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, a less than b तो होना चाहिए, मींस डेफिनेट इंटीग्रल में ये कंडीशन मस्ट है, a less than b होना चाहिए. बट अगर उसमें तीसरा एक नंबर है c, तो a to b हम कैसा लिख सकते हैं, a to c plus c to b. फॉर एग्जांपल देखो -1 to 1 अगर आपका इंटीग्रल हो, -1 to आपका इंटीग्रल हो, तो -1 and 1 के बीच में कौन होता
0, तो -1 to 1 आप कैसे लिख सकते हो, -1 to 0 प्लस 0 to 1. Next is integration of f of x. It is very important. Okay, integration of f of x from a to b is equal to integration of f of, replace this x by, देखो लिमिट तो सेम होगा, replace this x by a plus b and then minus x, lower limit plus upper limit minus variable. तो ये जो दो वैल्यूज है ये कैसे होती है, इक्वल होती है. इसका यूज हमें एग्जांपल में बहुत होता है. ठीक है, तो देख लेते हैं. लेट I is equal to, मैं LHS कंसीडर कर रही हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ f of a plus b minus x. ठीक है, एंड रीड फ्रॉम a to b. क्या करना है, ओके. जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम देखते हैं फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव वहाँ है, अगर वो वहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है तो जो टर्म हमें डिफिकल्टी क्रिएट करती है उसके लिए हम क्या लेते हैं, t. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये टर्म डिफिकल्टी क्रिएट कर रही है, सो पुट a plus b minus x is equal to t. डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रेशन देखना है एंड डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, b कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, माइनस x का डेरिवेटिव -1 एंड t का डेरिवेटिव dt upon t. So what do we get? Therefore minus dx is equal to dt and finally dx is equal to minus dt. और एक बात आपको याद रखनी है, जब आप डेफिनेट इंटीग्रल में होते हो मींस लोअर लिमिट भी होता है एंड अपर लिमिट भी होता है, एंड आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हो तो लिमिट्स भी चेंज होते हैं. क्या होता है, लिमिट्स चेंज होता है. यहाँ इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, मींस ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है. देखो x is equal to a लोअर लिमिट एंड x is equal to b अपर लिमिट. हमें यहाँ पुट करना है. अगर x is equal to a हम ले लें, यहाँ x is equal to a पुट करना है तो हमें t क्या मिलेगा, a plus b minus a. यहाँ मैंने a पुट किया है, प्लस a minus a गेट कैंसल, तो t की वैल्यू हमें क्या मिली है, b. ओके, देखो लिमिट चेंज हुआ है, t is equal to b, x is equal to b यहाँ पुट करना है. x is equal to b अगर हम पुट कर दें, प्लस b minus b गेट कैंसल, तो t की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, a. देखो पहले लिमिट a to b था, अब क्या हुआ है, b to a. therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ f of, देखो इसके लिए हमने क्या लिया है, t. ठीक है, dx की वैल्यू हमें क्या मिली है, माइनस dt एंड लास्ट में देखो लोअर लिमिट क्या है, b, अपर लिमिट क्या है, a. देखो ये कितना बड़ा था अब छोटा हो चुका है, यहाँ माइनस साइन दिखाई दे रहा है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आएगा. therefore I is equal to minus इंटीग्रेशन ऑफ f of t dt and limit from b to a. अब क्या करना है, कुछ लोगों ने तो सोच भी लिया होगा कि क्या करना है. देखो माइनस साइन है एंड प्रॉपर्टी नंबर 2 हमें क्या बताती है, अगर आप लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट इंटरचेंज करते हो तो साइन क्या होता है, चेंज. तो मुझे बताओ मैं ऐसा लिख सकती हूँ क्या, इंटीग्रेशन ऑफ f of t from a to b. देखो माइनस का पॉजिटिव हो चुका है एंड यहाँ भी मैंने इंटरचेंज किया है. कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया है मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 6. ओके, सो विच इज इक्वल टू, अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ f of t from a to b, दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b. क्या किया है, यस हियर प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने यूज किया है. क्या कर सकते हैं, वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं. यहाँ कौन सा था, t, यहाँ हमें कौन सा मिला है, x, लेकिन हमें वेरिएबल चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी. देखो ना हमारी LHS कौन से वेरिएबल में है, x वेरिएबल में, यहाँ हमें कौन सा मिला था, t वेरिएबल. दैट्स व्हाई हमने प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज की एंड वेरिएबल चेंज किए. एंड नाउ दिस इज आवर LHS. ये क्या है हमें LHS. तो देखो हमने RHS कंसीडर की थी, हमें इसकी वजह से डिफिकल्टी क्रिएट हो रही थी इंटीग्रैंड को, सो दैट्स व्हाई पुट दिस टर्म इज इक्वल टू t एंड देन हमारा बेसिक मेथड जो हमने इंडेफिनेट में देखा था वो अप्लाई किया. यहाँ हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज की, इंटरचेंज किया लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट में, तो साइन चेंज हुआ नेगेटिव का पॉजिटिव एंड देन यहाँ हमने वेरिएबल चेंज किया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 3. सो वी गेट LHS. ओके, सो
प्रॉपर्टी नंबर 5 हमें क्या बताती है, एक्स आप रिप्लेस कर सकते हो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस वेरिएबल एक्स, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम थी। ओके, तो ये बोर्ड में ये प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए, या फिर इस पे एग्जांपल भी हो सकता है। ओके, सो इन नेक्स्ट lecture we will see our remaining properties. Thank you.